हम्म, तो हम लोग कहाँ हैं दोस्तों? हम लोग हैं अब पार्ट थर्ड वीडियो पे चुनाव आयोग के। तो हम बोले हैं ना कि भारत में चुनाव का दो प्रणाली है। एक सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, जिसको इंग्लिश बोलेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमतीय मत द्वारा यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये दो प्रकार का चुनाव सिस्टम है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, एक एक पॉइंट करके याद कर दो। पहला, ये वाला जो सिस्टम है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, मतलब क्या है इसमें कि इसमें जिस उम्मीदवार को अधिक वोट मिलेगा वह जीत जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि विजय प्रत्याशी को ज़रूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको 50% से ज़्यादा वोट मिले, उसको जितना भी मिल जाए, सबसे ज़्यादा मिल जाए, बस काम हो गया। वीवीआई पॉइंट है। इस बहुदलीय व्यवस्था में बोलते हैं, इसे बहुदलीय व्यवस्था भी बोलते हैं। संविधान में इसी विधि को स्वीकारा गया है। ठीक है। पूरा देश को, इस व्यवस्था के अंदर पूरा देश को क्या करते हैं, छोटा छोटा भौगोलिक इकाई में बांट देते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव में क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं, छोटा छोटा निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। आपके निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही नेता तो जीत के आएगा। तो ये बात है। यहाँ पर है, इस सिस्टम में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीट विधायिका को मिल सकता है। मतलब जितना जो है पार्टी को प्राप्त हो रहा है वोट अनुपात, उससे कम या अधिक सीट विधायिका को मिल सकता है। लेकिन इस प्रणाली का एक बुरा परिणाम है, ये जो जिसको ज़्यादा मिल गया वह जीत गया, इस प्रणाली का बुरा परिणाम यही है कि इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, उसके लिए ये सिस्टम सुटेबल नहीं है। उसका आवाज़ क्या होता है, दब जाता है। ये दोनों टीआरई में पूछा हुआ सवाल है कि किस देश में लागू है कौन सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत जीतने वाला प्रणाली किस देश में लागू है। तो भारत में है, यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इन चारों जगह है। किस चुनाव, ये जो जिसको ज़्यादा मिला वह जीत गया, तो किस इस चुनाव प्रणाली से किसका किसका वोटिंग होता है, तो लोकसभा का जो हम लोग करते हैं, और राज्य विधानसभा का। तो हम लोग जो करते हैं ना चुनाव, इसी सिस्टम के माध्यम से करते हैं। लेकिन इस सिस्टम से बढ़िया होता है ये वाला सिस्टम, सेकंड वाला। क्यों? तो इसमें देखो, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग केवल अप्रत्यक्ष चुनावों में ही सीमित रूप से अपनाया जाता है। ये वाला प्रणाली है तो जहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, जहाँ पे हम लोग खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती वहाँ की जनता, उसमें अपनाया जाता है। यहीं पे सवाल है, कैटेगरी में भी पूछा हुआ है कि किसका चुनाव इस माध्यम से होता है, मतलब समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से किसका किसका चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का, राज्यसभा के सदस्यों का, उपराष्ट्रपति का, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का। तो यहाँ पे हम लोग वोट करते हैं नहीं, तो यही यही अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसमें जो हमारे द्वारा जो चुना गया एमपी एमएलए वो चुनाव करता है, तो वो उसी माध्यम से करता है। ये एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। किस देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ईवीटीआर में पूछा हुआ है, तो इजराइल बहुत वीवीआई एग्जाम्पल है। इजराइल जिसके पास क्या है, मध्य एशिया में परमाणु है, सिर्फ ईरान के पास नहीं। तो इजराइल हो गया, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, और भारत में भी सिस्टम है। भारत में दोनों प्रकार के सिस्टम है। अगर आपको लोकसभा राज्यसभा का, अगर लोकसभा विधानसभा का करना है चुनाव, तो आप वो वाला सिस्टम से अपनाइएगा। लेकिन भारत में आपको अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद का करना है तो ये वाला सिस्टम से समानुपातिक प्रणाली चुनाव अपनाइएगा प्रोसेस। अच्छा, वो वाला सिस्टम किस किस देशों में था, तो वो वाला सिस्टम था सर्वाधिक मत के आधार पर जीत वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये यूके में था, यूएसए में था, अमेरिका में,
प्लस कनाडा में प्लस भारत में था, जबकि ये वाला समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली इजराइल, आयरलैंड, डेनमार्क, भारत। अब ये वाला प्रणाली जो है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुना जा सकता है, जबकि हम बताए थे वो वाला प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही चुना जाता था, लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पे बहुत सारा चुना जा सकता है। तीसरा, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल करना आवश्यक है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में, लेकिन जबकि वो वाला में बहुमत हासिल करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए। जबकि इसमें कंडीशन है कि आपको ज़्यादा से मतलब नहीं, 50% प्लस 1 वोट आपको आना चाहिए। चौथा, हर पार्टी मत के अनुपात में ही विधायिका में सीट हासिल करता है, जबकि वो सिस्टम में ऐसा ज़रूरी नहीं था कि आपको जितना मत आ रहा है उसके अनुपात में विधायिका में क्या करो, सीट हासिल करो। पाँचवा, मतदाता प्रत्याशी को नहीं अपितु पार्टी को वोट डालता है। सही बात है कि यहाँ पे जो है मतदाता प्रत्याशी को नहीं पार्टी को वोट डालता है, जबकि उसमें क्या कर रहे थे, प्रत्याशी को वोट डाल रहे थे उस सिस्टम में। छठा, इसमें पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। किसमें, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में ऐसा ऐसा छोटा छोटा निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाया जाता है। इसमें जो भी पूरा निर्वाचन क्षेत्र है ये पूरे को क्या किया जाता है, एक ही मान लिया जाता है। छठा, कि जो ये समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है ये अल्पसंख्यक का हित सुरक्षित करता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो किसमें क्या डिफरेंस है समझ गए, एक बार खुद से भी पढ़िए इसको। अब यहाँ पे देखिए जो अलग अलग चुनाव होता है इसका चुनाव फार्मूला हम लोग देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। राष्ट्रपति का देखेंगे चुनाव फार्मूला, राज्यसभा का देखेंगे, फिर देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, फिर राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे देखो राष्ट्रपति का चुनाव फार्मूला, कौन सा चुनाव फार्मूला है, तो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, एकल संकरीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, यानी कि सेकंड वाला सिस्टम से इसका वोटिंग होता है। आपसे पूछेगा कि चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेंगे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, मगर केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, क्योंकि मनोनीत तो राष्ट्रपति खुद करता है तो मनोनीत नहीं लेता है। और जो आपका राज्य विधानसभा है, राज्य में विधान परिषद भी, विधानसभा भी है, तो विधानसभा वाला परिषद नहीं, वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य। तो पहली बात है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेता है, मनोनीत नहीं। और दूसरा, संसद का दोनों सदस्य भाग लेता है, राज्य में केवल राज्य विधानसभा। अब यहाँ पे देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो हम बताए हैं कि ये बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेता है कि नहीं, राज्य विधानसभा, हाँ। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, मतलब बताओ कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए फार्मूला याद कर लो। जितना उस राज्य की जनसंख्या है 1971 वाला जनसंख्या, ठीक है, जितना वो राज्य की जनसंख्या है 1971 वाला, वो उसको डिवाइड कर देते हैं किस से, नीचे में लिखा हुआ है बाटा, डिवाइड कर देते हैं जितना भी राज्य की विधानसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या है इंटू 1000। नहीं समझे, देखो जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि बिहार का राज्य विधानसभा का सदस्यों का मत का मूल्य निकालना है, तो मान लो बिहार की जनसंख्या कितना है, बिहार की जनसंख्या है मान लो कि 1000, 10,000, ठीक है। अब यहाँ के टोटल सांसद जोड़ लो, मान लो यहाँ पे टोटल सांसद है कितना, 50, तो 5 वो मान लो, ठीक है। इसमें तुम 1000 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, तो ये तीनों तीनों कट जाएगा, अब 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे हर एक राज्य विधानसभा में हर एक जो एमएलए का मूल्य है वह कितना रहेगा, 2, ठीक है। और ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होगा ये मत का मूल्य, क्योंकि अलग अलग राज्यों का जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। संसद के अब यहाँ पर है, अब तो ये हो गया ये वाला,
कि इसका मत का मूल्य कैसे निकालिए। अब संसद सदस्यों का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत का मूल मान, कुल मान, और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। जैसे कि देखो, अभी मत के मूल का मान निकाले ना, कितना था 2, उसको डिवाइड कर देंगे कितना से, जितना संसद में सदस्य संख्या मान लो कि है कितना, मान लो कि जितना संसद में निर्वाचित सदस्य कितना है, मान लो कि है तुमको 10 है, तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पे 1000 से इंटू नहीं है, 1000 से इंटू कहाँ पर है, विधानसभा वाला में है, फार्मूला में। तो ये दोनों फार्मूला को याद कर जाइए। और आपको याद रखना है कि संसद के सभी एमपी का मत का मूल्य क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे एमएलए का हर एक राज्य का मत का मूल्य क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि जनसंख्या बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राज्यसभा का चुनाव फार्मूला, राज्यसभा का चुनाव फार्मूला, जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो वो भी कैसे होता है, आपको अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पे। उसमें क्या होता है कि जो राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेगा, तो राज्यसभा के चुनाव में जितना भी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है ना, विधानसभा ही लेता है, इसमें भी विधान परिषद नहीं, तो जितना भी विधानसभा, क्योंकि विधानसभा सब जगह है, तो विधानसभा का जितना भी निर्वाचित सदस्य है ना, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, जितना भी निर्वाचित सदस्य है ना, वही राज्यसभा के चुनाव में भाग लेगा। तो राज्यसभा का जो भी सदस्य है, अगर बनना है तो आपको एक कोटा पाना होगा वोट का। वो कोटा का वैल्यू कैसे निकलता है, तो कुल मतदान बाई कुल विजयी उम्मीदवार +1, फिर +1, ये फॉर्मूला याद कर लो, 12th एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। कुल मतदान बाई कुल विजयी उम्मीदवार +1, और फिर पूरा से ब्रैकेट में +1। अब यहाँ पर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये सवाल पूछे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले करवाता कौन है, ना ही चुनाव आयोग, नहीं सॉरी उपराष्ट्रपति का चुनाव तो कराता है ना चुनाव आयोग। तो कौन कौन भाग लेगा, तो इसमें उपराष्ट्रपति को चुनने में संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, जबकि राष्ट्रपति में संसद का दोनों सदस्य तो ले ही रहा था और राज्य का विधानसभा भी ले रहा था, उसमें भी क्या, तो केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। लेकिन इसमें जो है उपराष्ट्रपति को चुनने में संसद का हर एक सदस्य भाग ले रहा है, निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, लेकिन राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि अपने में से चुन लेता है जो। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव में कौन भाग लेता है, तो केवल लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के उपाध्यक्ष में भी केवल लोकसभा के सदस्य। चुनाव कराता कौन है, तो चुनाव कोई नहीं कराता है, ना राष्ट्रपति, ना केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ना राज्य निर्वाचन आयोग, अपने में से चुन लिया जाता है, चूज होता है, इसका चुनाव होता है। ठीक है, नियुक्ति नहीं, चूजा जाता है। और तारीख कौन इसका निकालता है कि कब इसका चुनाव कराना है, तो राष्ट्रपति, और उपाध्यक्ष का तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये हो गया। अब जो है भारत में जो है ना, बहुत सारा नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी मतलब राष्ट्रीय स्तर का पार्टी। तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है। एक तो कांग्रेस है, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट अलग है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये 2 हो गया, ये एक 3 हो गया बहुजन समाज पार्टी, चौथा हो गया तुमको नेशनल पीपल पार्टी, पाँचवा हो गया आम आदमी पार्टी, छठा हो गया तुमको भारतीय जनसंघ, जिससे ही टूट के क्या निकला था, भारतीय जनता पार्टी। तो आपसे पूछे कि टोटल कितना नेशनल पार्टी है राष्ट्रीय स्तर का, तो 6। और राष्ट्रीय स्तर का या फिर क्षेत्रीय स्तर के पार्टी को मान्यता किस अधिनियम के माध्यम से मिलता है, तो निर्वाचन चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटन एवं आरक्षण अधिनियम 1968 वाले से। ठीक है, कौन निर्धारण करता है कि राज्य स्तर का पार्टी की तुमको क्षेत्रीय स्तर का है, तो निर्वाचन आयोग। तो आइए पहला डेट याद रखेंगे, कौन बनाया था ये भी पूछता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना था 1885 में, ए हुम द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट कब बना था, तो 1964 में, ज्योति बसु द्वारा, नबुद्री पाद द्वारा, बीटी रंडेवी द्वारा, पुनार द्वारा।
कम्युनिस्ट पार्टी ओरिजिनल वाला कब बना था? तो 1925 में बना था एम एन रॉय द्वारा, ठीक है ना। और किसके द्वारा बना था? ईवी लेन ट्रेंट के द्वारा, मोहम्मद अली, रोसा फितिंगुफ। ईवी लेन ट्रेंट, एम एन रॉय, रोसा फितिंगुफ। तो इस तो भारत में मान्यता प्राप्त किसको है? कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को है, इसको नहीं। अच्छा, कब बना था? 1964। क्योंकि 1964 में ही कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तीसरे से विभाजन होकर ये वाला पार्टी बना है। तीसरा कौन बना है? तो बहुजन समाज पार्टी। तीसरा कौन है? बहुजन समाज पार्टी। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो काशीराम के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? तो 84 में। आप कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे ट्रिक है, 84 राशि बहु। काश मेरी बहु राशि जैसी होती। तो काश से क्या हो जाएगा? काशीराम बनाया। बहु से क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। राशि से क्या होगा? 84, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर बना नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये जो नेशनल पीपल पार्टी बना किसके द्वारा? पी सांगमा के द्वारा। पी सांगमा के द्वारा। कब? 2013 में। याद रखेंगे कि जो नेशनल पीपल पार्टी है ये नॉर्थ ईस्ट में बनने वाली पहली पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट में बनने वाली क्या है? पहली पार्टी है, याद रहेगा ये। अब पांचवा जो पार्टी बना उसका नाम है आम आदमी पार्टी। इसका नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। ये 2012 में बना। किसके द्वारा? केजरीवाल जी के द्वारा बना था, ठीक है। फिर से बना तुमको भारतीय जनसंघ। इसका निर्माण हुआ था 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। लेकिन इसी से टूट के भारतीय जनता पार्टी बना 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी के द्वारा, ठीक है। देखते छः वो पार्टी कब कौन बना, डेट याद रहना चाहिए। केजरीवाल का आम आदमी पार्टी 2012 में। नेशनल पीपुल पार्टी नॉर्थ ईस्ट का जो पहला पार्टी बना था ये 2013 में। बहुजन समाज पार्टी तो बहु कैसे होना चाहिए? राशि जैसी, तो 84। काशीराम बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी 1964। INC 1885। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो 1964 में ही। अब यहाँ पे देखो ये बहुत सारा क्या है, यहाँ पे बहुत सारा वो जो तुमको पार्टी पढ़ाए हैं, तो वो सब जो पार्टी पढ़ाए हैं तुमको वो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी था। अब जो पार्टी पढ़ाएंगे ये क्षेत्रीय स्तर का पढ़ाएंगे। मतलब किसको कौन कौन सा फेमस क्षेत्रीय स्तर वाला पार्टी है ये। इसमें बहुत सारा पार्टी है, इसका तो 200-300 पार्टी है भारत में क्षेत्रीय स्तर का। लेकिन जो प्रमुख है उसी को पढ़ाएंगे जो पूछता है एग्जाम में। इस सब का डेट याद रखना है। तेलुगु देशम पार्टी कब बना? 1982 में। कैसे याद कर सकते हैं इसको? तो तेलुगु देशम, तो देशम से देश, तो देश में कब स्थानीय स्वशासन लागू हुआ? तो 1882 में हुआ था, उसी के 100 साल बाद। या फिर लागू से, तेलुगु से लागू से याद कर सकते हो 1982 में। और क्या लागू हुआ था बताओ? तो सर केरल विधानसभा, केरल के उपचुनाव में पहली बार EVM भी लागू हुआ था इसी समय। ऐसे याद कर सकते हो। AIDMK कब लागू हुआ था? 1972 में। कैसे याद रखोगे? तो 72 जगह खाली AI दिखाई पड़ता है, अभी दिखाई पड़ता है AI। तो 72 जगह सिर्फ AI दिखाई पड़ता है, AIDMK होगी। JDU पार्टी कब बना था? JDU पार्टी या तो 1999 दिया रहेगा या फिर 2003 दिया रहेगा। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाला, ठीक है। RJD कब बना था? तो RJD बना 1997 में। RJD बना 1997 में, ठीक है ना, बर्थडे से एक साल पहले। तृणमूल कांग्रेस कब बना? तो तृणमूल कांग्रेस वो बना था बर्थडे के समय 1998 के समय। तो इस समय क्या किए हम? तृणमूल कैसे याद कर सकते हैं? अमूल, तृणमूल से याद कर सकते हैं अमूल। तो अमूल दूध पिलाए थे अपने बर्थडे में सबको, ठीक है। कांग्रेसियों को अमूल दूध पिलाए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। शिवसेना कब बना? 1966 में। तो 6-6 है तो छक्का की सेना, ठीक है। छक्का लोक सेना रखता है तो छक्का की सेना। LJP यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी या फिर लोजपा कब बना? तो 2000 में। कब बना? 2000 में। तो लोजपा नाम है ना, तो ऐसे नहीं बोलते लो जी 2000, लो जी 2000 खा पी के आओ।
बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल कब बना, बीजेडी, तो ये 1997 में आरजेडी के साथ बना था। बीजेडी एक है आरजेडी, ये दोनों 1997 में बना। राष्ट्रीय जनता दल ललुआ वाला पार्टी, लोक समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी। देखो जेडीयू का निर्माण कैसे हुआ पता है, एक है लोक समता पार्टी, एक है लोक शक्ति पार्टी, इन दोनों को कंबाइन करके जेडीयू बनाया गया था 2003 में। ऐसे याद रहेगा, लोक समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी। ये यूपी में ये दोनों पार्टी बना हुआ, वहाँ का क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय लोक दल कब बना, 1998 में, ठीक है ना। तो इसी याद कर, बर्थडे के समय वाला डेट है, तो बर्थडे के समय कांग्रेस प्लस लोगों का दल आया, उसको क्या पिलाए थे, बर्थडे के समय कांग्रेस प्लस लोगों का दल आया तो उसको अमूल पिलाए थे। समाजवादी पार्टी तो 1992 में, कैसे याद रखेंगे, तो देखो 1992 के समय तो पंचायती अधिनियम आया था, क्यों, समाज का जिससे भला हो सके, तो ऐसे याद कर सकते हो। एक सेकंड, ठीक है। और जनता दल सेकुलर पार्टी, ये केरल में बना था, कैसे याद कर सकते हैं, तो 1999 में बना था। कैसे याद रहेगा, जनता दल सेकुलर केरल 1999। अब बिहार में बना था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का 2013 में। मोदी से पहले लोगों में समानता है, ये ट्रिक है। 2014 में मोदी आया, उससे पहले लोगों में समानता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये भी पार्टी है क्षेत्रीय, ये 1948 में आज़ादी के बाद ही तुरंत बना। तो इतना सारा पार्टी है क्षेत्रीय स्तर का, इसको याद रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि राष्ट्रीय दल के लिए आवश्यक शर्त क्या है। अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए तो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ तो तीन में से कोई क्राइटेरिया पूरा कर लो, वो लिखा हुआ है, नीचे में इसका ट्रिक लिखा है, ध्यान से समझेंगे। कोई पार्टी को राष्ट्रीय दल माना जा सकता है यदि ये लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा या फिर विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर ले। पहली बात ये बोल रहा है कि लोकसभा या विधानसभा में से किसी में भी 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर ले, और साथ ही लोकसभा की 4 सीट भी जीत जाए, ठीक है। तो ये बात है। दूसरा बोल रहा है अगर ये कंडीशन नहीं कर पाते हो तो ये लोकसभा की 2% सीट, लोकसभा की 2% सीट जीत जाओ। कहाँ पे, 2% सीट यानी कि, या फिर 11 सीट 3 राज्यों में। लोकसभा की 2% सीट यानी कि 11 सीट 3 राज्यों में। या फिर आप किसी 4 राज्यों में से, सबसे आसान है कि किसी भी 4 राज्यों में क्या कर लो, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लो। तो ये हो गया। नीचे इसका ट्रिक दिया है, ट्रिक किस हिसाब से दिया है, PSR के हिसाब से। मतलब पहले लिखा रहेगा परसेंटेज, फिर लिखा रहेगा सीट, फिर लिखा रहेगा R से राज्य, PSR। तो 6% 4, 2% 11, 3, या फिर 4 सीट क्षेत्रीय दल, ऐसे करके, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ट्रिक कि ये लिखने का कोशिश करें तो P परसेंटेज, S मतलब सीट, R मतलब राज्य। पहला क्या लिखा रहा है यहाँ पे, तो 6% 4, यानी कि 6% सीट जीत जाओ, ठीक है ना, 4 राज्यों में, या फिर लोकसभा की 4 सीट जीत जाओ। तो 6% सीट 4 राज्यों में जीत जाओ, कहाँ पे, लोकसभा में या फिर विधानसभा में, कहीं पर भी। और ये जो 4 राज्यों में है ना, क्या करो,
जीत जाओ, ठीक है। तो ये 6-4-4। दूसरा क्या है, 2% 11-3, तो 2% सीट जीत जाओ लोकसभा में, या फिर 11 सीट जीत जाओ 3 राज्यों में, ठीक है। चौथा एकदम इजी है, किसी भी 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर दो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को बोलते रहना, 6% 4-4, 6% 4-4, 6% सीट 4 राज्यों में जीत जाओ लोकसभा या विधानसभा में, या फिर 4 सीट जीत जाओ तुम लोकसभा में। 2% 11-13, 2% 11-13, 2% सीट जीत जाओ, या फिर 3 राज्यों में 11 सीट जीत जाओ, ठीक है ना, लोकसभा में, या 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लो। PSR यही है ट्रिक, 6-4-4, 2-11-3, या फिर 4। अब ये क्षेत्रीय दल बनने के लिए क्या क्या तुमको शर्त चाहिए, देखो। तो लोकसभा के चुनाव में 6% वोट पालो और 1 सीट, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट या 1 सीट, या विधानसभा के चुनाव में 6% वोट 2 सीट। लोकसभा के चुनाव में 6% वोट प्लस 1 सीट, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट प्लस 2 सीट है, और विधानसभा के चुनाव में या फिर 3% वोट पालो या 3 सीट पालो, यहाँ भी जो भी अधिक हो, या फिर तुम सीट नहीं जीत पा रहे हो तो कम से कम लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में 8% वोट ही पालो, जिससे तुमको क्षेत्रीय दल मिल जाएगी। तो यहाँ पे राज्य वाली बात नहीं है, यहाँ पर केवल क्या है, परसेंटेज और सीट वाला ट्रिक है, इनकी PS। वो भी किस तरीके से, तो 6% 1, 6% 2, 3% 3, 8%, ठीक है। तो 6-1, 6% 1, 6% 2, और 3% 3, और 8%, इस हिसाब से। अब इसको हम याद करते हैं फिर से, एक तरफ है परसेंट, एक तरफ है सीट। तो लोकसभा के चुनाव में 6% या तो वोट पालो, 6% वोट पालो प्लस 1 सीट जीत जाओ। विधानसभा के चुनाव में बोलता है कि 6% वोट पा लीजिए और 2 सीट जीतिए, 6-1, 6-2, और फिर से, या फिर विधानसभा के चुनाव में ही 3% सीट पालो, या फिर 3 वो सीट ही जीत जाओ, या फिर ये भी नहीं हो पा रहा है तो तुम लोकसभा या विधानसभा किसी के भी चुनाव में तुम 8% केवल सीट ही वोट ही पालो, ठीक है। तो ये है, तो एक बार फिर से बढ़ा रहे हैं बिना देखे, ठीक है। क्या है इसका ट्रिक, बिना देखे लिख के दिखाओ। हाँ, यहाँ पे है राष्ट्रीय स्तर वाला का, तो 6%, 4-4, 2%, 2% 11 राज्यों में 3 सीट, या फिर 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल, 6-4-4, 2-11-13, या फिर 4। और राष्ट्रीय स्तर वाला का 6%, 1 सीट लोकसभा में, 6%, 2 सीट विधानसभा में, या फिर 3% या 3 सीट विधानसभा में, या फिर 8% सीट लोकसभा या फिर विधानसभा में, यही है। तो ये कंडीशन है, याद हो गया। अब चलिए, अब आपके NCERT में यहाँ पे कुछ बात दिया हुआ है पार्टी लोग के बारे में। तो ये बता ही दिए थे कि आम आदमी पार्टी जो है 2011 में भ्रष्टाचारी आंदोलन किया था, और 2012 में क्या किया, पार्टी बना लिया, ठीक है। और 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद यह अच्छा स्थिति में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, अब भारतीय राष्ट्रीय बीजेपी के बारे में तो हम बताए थे कि बीजेपी का गठन कब हुआ था, 1991 में, लेकिन इसको पुनर्जीवित किया 1980 में। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए थे 1991 में, लेकिन इसको कौन था, भारतीय जनसंघ बनाए थे, लेकिन 1980 में ये बीजेपी के रूप में वापस आया, ठीक है ना। इसमें आपके बुक में दीनदयाल उपाध्याय का विचार दिया है, तो पूछ सकता है कि विचार किसने दिया था।
ये विचार है समग्र समता, जो कि यहाँ से पढ़ रहे, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय के से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है। ये बात कौन बोला था? तो ये दीनदयाल उपाध्याय बोले थे। ठीक है, ये बताए थे कि 1990 के दशक में इसका आधार काफ़ी बड़ा होने लगा था। 1998 में गठबंधन की राजनीति शुरू होने लगी थी, ये सब बात बताए थे। 1998 में क्षेत्रीय दल के साथ ही क्या आया था, ये सत्ता में आया था एनडीए के साथ बीजेपी पहली बार। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम बता ही दिए। अच्छा, ये बोले कि ये किस पार्टी का विचार है कि इस दल ने धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का अपना मुख्य एजेंडा बनाया। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों से गरीब और कमजोर वर्ग को बुरा असर पड़ेगा। तो कौन बोला था? ये कांग्रेस बोला था। इसी का बात दिया हुआ यहाँ पे आगे बुक में आपके। ठीक है, कौन बोला था? तो कांग्रेस बोला था। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी कब आया था? तो 2013 में आया था। ठीक है, उसके बाद ये देखो कुछ नारा दिया हुआ है। गरीबी हटाओ नारा कौन दिया? कांग्रेस। लोकतंत्र बचाओ कौन दिया? जनता पार्टी। जनता पार्टी ही था जो पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में आए थे, बोला था लोकतंत्र बचाओ। जमीन जोतने का वामपंथी दलों ने। तेलुगु स्वाभिमान, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, अच्छा बताओ तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1982, याद आ रहा है? अच्छा, कॉमन ये लोकल बॉडीज में कितना महिला का आरक्षण रहता है पंचायत वगैरह में? तो 2/3। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुआ था? 2010 में। 2010 00। अब यहाँ पे तो टीआरई में भी सवाल पूछा हुआ है कि 1987 में चौधरी देवीलाल ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो न्याय युद्ध। कहाँ से? हरियाणा में। कब? 1987 में। 1987 में 1987। यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र में पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी? केंद्र में पूछ रहा है, केंद्र में कब बना था? तो 1977 में, जो कि कब तक चला था? 1979 तक चला था। ठीक है, वो भी कौन बना था? मोरारजी देसाई तुमको प्रधानमंत्री बने थे, और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने थे, वो भी निर्विरोध बने थे। और केंद्र में है, लेकिन राज्य में कब बना था? तो केरल में बना था। कब? 1957 में, कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये किसका बना था? जनता पार्टी का, 1977 में। ठीक है, 1977 में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसका मतलब क्या हो गया कि एनडीए के बारे में पूछना चाह रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कब बना था ये? तो 1998 में, जब बीजेपी है पहली बार सत्ता में आती है गठबंधन के माध्यम से। ठीक है, भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। देखो एस्टेट में पूछा हुआ है। यहाँ पूछ रहा है कि वर्ष 1990 और उसके बाद की अवधि भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किन कारणों से फेडरल रूप से महत्वपूर्ण है? तो बताए थे कि 1989 के बाद, या 1990 ही बोल दो इसको, इसके बाद से भारतीय राजनीति में किसका दिखने लगा था? गठबंधन की राजनीति देखने लगी थी। याद आ रहा है? दिखा दिए पॉइंट कहाँ पर है, दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि 1989 के बाद से, इसी को बोल सकते हैं 1990 भी। ठीक है, एक साल का ही तो अंतर है। तो उसके बाद से हमको क्या दिखने लगा था भारतीय राजनीति में? गठबंधन का दौर शुरू होने लगा था। ठीक है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि यहाँ तक तो 1989 तक तो राजीव गांधी तक तो सरकार बना ही कांग्रेस का। उसके बाद क्या हो गया? गठबंधन का दौर शुरू हुआ। तो पहली बार 9वीं लोकसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ये पहला गठबंधन सरकार बना था जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा का। उसके बाद फिर ये पुनः कांग्रेस आता है 10वीं में, लेकिन 11वीं में फिर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं, 12वीं में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं, और यहाँ से 1998 से फिर बीजेपी आने लगता है एनडीए के साथ। ठीक है, तो यही सब है। तो 1998 बोलते, 1989 बोलते, या 1900, हाँ चलिए, हाँ 1989 बोलते,
या 1990 बोल दे, यही बात है। तो कौन सा चीज़ दिखाई पड़ने लगा था? गठबंधन का, भारतीय राजनीति पूछ रहा है ना, तो गठबंधन का सरकार बनने लगा था। अच्छा, ये पॉइंट देखो सही है कि नहीं। ये राजनीति शास्त्रियों द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस प्रणाली 1989 में लोकसभा चुनावों के साथ ही अंत हो गई। बात सही है कि राजीव गांधी जब मरे 1989 में, ठीक है, तो उसके साथ ही कांग्रेस का वो आखिरी बार समय था कि जब कांग्रेस अपने बदौलत जीता था। उसके बाद कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो जाएगी। उसके बाद या तो एनडीए का सरकार बन रहा है या फिर यूपीए का बन रहा है कांग्रेस के साथ, एनडीए के साथ बन रहा है तुमको 1998 से किसके साथ? बीजेपी के साथ, ठीक है, यही बात है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 1989 के चुनाव में, लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली दल के रूप में उभरी। बात सही है, भले ही तुमको कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गया 1989 में, लेकिन जो 1989 का लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, हारने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन उसको स्पष्ट बहुमत नहीं था कि वो सरकार बना ले। ये दोनों पॉइंट सही है। इनमें से किसने लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है जिसका उद्देश्य भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल है? पूंजीवादी वाला बात कौन बोलेगा था? आरसी दत्त, रजनीकांत दत्त। फिर से ये बात रजनीकांत दत्त ने, उन्होंने साम्राज्यवादी के साथ लड़ाई और सहयोग किया। वह किस राजनीतिक समूह का उल्लेख कर रहे हैं? मतलब कौन सा जो है कि उस कह रहा है, रजनीकांत दत्त बोल रहा है कि कौन ऐसा जो है कि साम्राज्यवादी के साथ लड़ाई भी किया, उनका सहयोग भी किया। तो कांग्रेस के बारे में ये कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। उससे लड़ाई भी किया, उसका सहयोग भी किया। किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? अगर बोला किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता चाहिए तो क्या करना होगा? तो हम बताए थे कि 4 वो, ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला। या तो वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। अगर वो सीट नहीं जीत पा रहा है तो कम से कम वोट ही जीत पाए 8%, ठीक है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वो राज्य स्तर का दल है। कम से कम कोई भी, अगर आपको राजनीतिक दल है, आपको राष्ट्रीय स्तर का दल चाहिए, तो वो आप कम से कम 4 राज्य में भी अगर आप क्षेत्रीय दल के रूप में है ना, 4 राज्य, तो आपको राजनीतिक दल मिल जाएगा। तो भी राजनीतिक पार्टी, राज पार्टी की हटाओ, ये गलत है क्वेश्चन। अच्छा, ये है ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता, ठीक है, इसको याद कर लो, हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है। भारतीय मजदूर संघ किसकी विचारधारा से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस किससे संबंधित है? इंटक, ठीक है ना, कांग्रेस नाम में ही लगा हुआ है, कांग्रेस यहाँ भी। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। एटक किससे संबंधित है? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। एटक किससे संबंधित है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। इंटक किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूटक किससे संबंधित है? तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। C2 किससे संबंधित है? सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि मार्क्सवादी से संबंधित है, ठीक है। चीज से क्या होता है? कम्युनिस्ट कैसी है, सो होता है, इसको हिस्ट्री में देखा जाएगा। किसे दबाव समूह माना जाता है? दबाव समूह वो है जो अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डाले, जैसे मजदूर संघ, जैसे ये सब क्या है, दबावी समिति तो है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी का, फिर से इंटक हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यूटक हो गया सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का, एटक हो गया तुमको इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, C2 हो गया कम्युनिस्ट पार्टी किसका? मार्क्सिस्ट का, जो ये 1964 में बना था, और ये 1920 में बना था, और ये 1985 में बना था, और ये 1980 में बना था। बोल रहा है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग क्यों कब होता है? तो जब आंतरिक दल का आंतरिक चुनाव, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय से पर हो। मतलब कि किसी भी दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, तभी तो उस दल में आपको क्या मिल सके, आप अंदर दल के नेता का चुनाव कर सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का रूप से वर्णन किया है? मतलब कि भारत की दलीय व्यवस्था का बोल रहा है कि एक ही दल का वर्चस्व था आरंभी में स्वतंत्रता के समय। तो कौन बोला था? रजनी कोठार बोला था। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था की बात कौन बोला था? रजनी कोठार। रजनी बोली है एक दलीय प्रभुत्व वाला बात।
दल विरोध निरोध अधिनियम किस वर्ष तिथि पारित हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था, पता है, लेकिन कब? 15 फरवरी। कब? 15 फरवरी, वैलेंटाइन के एक दिन बाद, 15 फरवरी। राजनीतिक दलों की संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम कब मिली थी? तो कब मिली थी? तो जब 1985 में दल विरोध अधिनियम पहली बार पारित हुए थे, तो इसी समय राजनीतिक दलों को क्या मिली थी? संवैधानिक मान्यता मिली थी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। ठीक है। भारत में राजनीतिक दल एक का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होगा? मतलब 52वां संविधान संशोधन दल विरोध अधिनियम की जो है वह दल दल बदल पे क्या लगाता है? लगाम लगाता है, लेकिन बोल रहा है कि अगर एक साथ, कम से कम एक साथ 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको मान रखेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 2/3 होगा कि 1/3। तो 2/3 क्या होगा? 2/3। 2/3 अगर एक साथ किसी पार्टी में बदलना चाहते हैं, दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं तो मान होगा 2/3। 2/3 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो यही इसी कारण 1/3 नहीं है। बच्चा कंफ्यूजन होता है कि 1/3 नहीं, 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 97 में अधिनियमित किया गया? तो देखो, ऐसे तो पूरे भारत में हुआ था 1985 में, लेकिन 1979 में ये कश्मीर में 1979 में ये अधिनियम ला दिया गया था। ठीक है। अगर आपको ये विपक्ष का नेता बनना है तो कम से कम कितना सीट चाहिए? 1/10। 1/10 या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग 10%। तो 10% निकालेंगे 543 का, तो कितना होगा? लगभग 54 सीट। तो 54 सीट चाहिए, जिसमें से कोई आंसर नहीं होगा, तो इसी का डॉट लगा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि किस राज्य में साम्यवादी दलों ने किस राज्य ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया? भूपोर्तम आंदोलन कौन चलाया था? तो आंध्र प्रदेश में चला था भूपोर्तम आंदोलन। इसमें साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस अच्छे तरह से काम नहीं कर रही थी। भूपोर्तम आंदोलन। ठीक है। ताड़ी आंदोलन भी आंध्र प्रदेश में ही चला था, बीपीएससी पूछा था जो। कामराज योजना का उद्देश्य क्या है? कामराज योजना का उद्देश्य है कि कांग्रेस को जीवंत बनाना। 1963 में कामराज 61-62 1963 में कामराज। ठीक है। इसमें कांग्रेस का जो तत्कालीन अध्यक्ष थे कामराज, इसका काम था कि कांग्रेस को और क्या करना? मजबूत बनाना। तो यही है कामराज योजना। ठीक है। चुनावी बॉन्ड जो आया था 2018 में, इसका क्या नियम है? इसका 2014 के बाद 2018 जैसे मोदी का चुनाव खत्म होने वाला था, पहला कार्यकाल उसी समय है। तो इसमें क्या क्या बात है इसमें दिया हुआ? तो देखो, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका योजना की उद्देश्य। सही बात है, जो आपको चंदा मिल रहा है कंपनी से तो उसको पारदर्शी रखा जाए। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेगा। हाँ, 15 कैलेंडर दिवस तक यह चुनावी बॉन्ड जो है क्या रहेगा? वैध रहेगा। पात्र 15, याद रखेंगे, 15 कैलेंडर दिवस। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। हाँ, उसी दिन किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा बोल रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वह राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेगा जो पिछली लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% वोट पाए। नहीं, उस सभी चुनावी बॉन्ड योजना का हकदार होंगे जो कम से कम मात्र 1% वोट पाए होंगे। जबकि यहाँ पे क्या लिख रहा है? 2%, नहीं 1% वोट। तो ये इसी कारण बी वाला क्या है? गलत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कम से कम क्या है? 1% वोट चाहिए। ठीक है। और 1% वोट चाहिए। 2018 में आया था 15 कार्य दिवस, ये भी हो गया। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे तो एनसीईआरटी का लाइन इसको रट जाइए, कभी भी एग्जाम दल में पूछ सकता है कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल का एक या दूसरे राष्ट्रीय गठबंधन में हिस्सा बनने का अवसर मिला। सही बात है। 1996 के बाद कौन आया था? 1998 में आए थे आपको कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे समय तो एनडीए बना था, तभी से तो तुमको क्षेत्रीय गठबंधन शुरू हो रहा है। या 1996 दे रहा है, 1989 बताए थे, 1998 बताए थे, एक 1990 करके एक सवाल भी दिए थे। ठीक है, कि उस समय से भारत में क्षेत्रीय राजनीति। देखो, बस इतना याद रखो कि भारत में गठबंधन की राजनीति कब से शुरू हुआ। या तो 1996 दिया रहेगा या 1998 दिया रहेगा, जिसमें एनडीए का फॉर्मेशन हुआ।
या फिर 1990 दिया रहेगा, यही आसपास का डेट दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सवाल बनाइए, किसी राजनीतिक दल को मान्यता मिल सकती है, कौन? बड़ा घोंच है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में परिपूर्ण मतों का 6% वोट अधिक हासिल करे कम से कम 4 राज्यों में। अरे 6% वोट, ये अजीब सवाल बनाना अपना। ठीक है, चलो यहाँ पर है कि इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। देखो 2004 के संसदीय चुनाव में 3 प्रमुख गठबंधन थे, एनसीईआरटी में दिया हुआ। कौन कौन पूछ सकता है? 2004 के चुनाव में 3 प्रमुख गठबंधन कौन कौन थे? एक तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल एनडीए का गठबंधन, एक वाम मोर्चा गठबंधन था, एक यूपीए। दरअसल यूपीए का तो फॉर्मेशन नहीं हुआ था तुमको क्या 2004 में, और एनडीए तो पहले ही से था 1998 से। एक वाम मोर्चा याद कर लो, तो वाम मोर्चा, एनडीए और यूपीए। बोल रहा है कि राज्यसभा में हर एक 2 साल पे कितने मेंबर तुमको बाहर निकल जाते हैं? तो 1/3 मेंबर राज्यसभा से क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं हर एक 2 साल पे। ये स्टेटमेंट पूछेगा किसका है, तो बोलना तजमुल हुसैन का। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है, इसने देश की अपूरणीय क्षति की है। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है, हम उस पृथक निर्वाचन मंडल के ऊपर ये किया वो किया, जो बोले तो तजमुल हुसैन। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का कौन सा अधिकार है? ये तो बोलना संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार कैसे? यूपीएससी पूछे संवैधानिक, क्योंकि आर्टिकल 326 में है हम लोगों को वोट देने का अधिकार के बारे में बताया गया है। अब ये एक बार यूपीएफओ में क्वेश्चन पूछा था कि जो आइस क्यूब है इसको 8 भाग में बांट देंगे, ठीक है, तो क्या होगा चेंज? तो देखो सबका जो है तुमको वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है लिक्विड का, लेकिन क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम सेम होगा लेकिन एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आदर्श आचार संहिता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, तो चुनाव से पहले लगता है आदर्श आचार संहिता। अगर इसके बारे में पूछे कि इसकी आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कहाँ से हुई, तो केरल विधानसभा चुनाव से हुई 1960 में। आपको याद है ना केरल से और क्या हुआ था, बताओ? तो केरल की उपचुनावों से ईवीएम का भी शुरुआत हुआ था। कब? 1982 में, है ना, ईवीएम का शुरुआत हुआ था। और केरल से ही भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भी बना था राज्य में 1957 में। और केरल से ही आपको याद रखना एक तीसरा तथ्य कि 1960 में विधानसभा चुनाव से आदर्श आचार संहिता का शुरुआत हुआ। ये पहला हो गया। अब आपको लगेगा कि जो आदर्श आचार संहिता है वो सभी पे बाध्यकारी होगा एकदम, अगर कोई नहीं फॉलो करेगा तो उसको सज़ा मिलेगा। कोई सज़ा नहीं मिलेगा, चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे आम आदमी हो। ये क्या है, एक मतलब कि मोरल मोड है, मतलब नैतिक, मतलब ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसा करो। यह स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है, आपको कोई ज़बरदस्ती ऐसा कोई पालन नहीं करवा सकता, क्योंकि ये किसी नियम में नहीं लिखा हुआ है, किसी संविधान में आदर्श आचार संहिता का उल्लेख नहीं है, किसी कानून में उल्लेख नहीं है, किसी अनुच्छेद में नहीं है, कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, बस आम सहमति का परिणाम है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चुनावी ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके तो चुनावी हिस्से के रूप में इसको विकसित किया गया है, आपस में राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति को लेकर कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल ये स्वैच्छिक नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सवाल है कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध है। लेकिन जब आदर्श संहिता लगता है ना तो उसके 48 घंटा पहले से ही कोई भी बैठक नहीं हो सकता है सार्वजनिक रूप से। ठीक है ना, पार्टियों का लोगों के साथ। आदर्श आचार संहिता कब से लागू होता है, तो चुनाव की तिथि जिस दिन से लागू हो गया उसके बाद से लेके आपको चुनाव का जो परिणाम निकलेगा, नतीजा निकलेगा, तो वहां तक जो है लागू रहेगा। ठीक है, तो यही है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।